स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी कैबिनेट की अहम बैठक आज। तो आपको बता दें कि आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है। आज लोक भवन में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। लगभग 11:30 बजे ये बैठक होगी। तो वहीं विधेयकों के मसौदों को मिल सकती है मंजूरी। आपको बता दें कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा रक्त संबंध में रजिस्ट्री स्टैंप में छूट को भी मंजूरी मिल सकती है। धान खरीद नीति समेत अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा की जाएगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दी जाए, यूपी कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। साथ ही साथ विधेयकों के मसौदे को भी मंजूरी मिल सकती है। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीएन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, यूपी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है, क्या कुछ खास आज की बैठक में रहने वाला है? देखिए जागृति, आज जो कैबिनेट की बैठक होनी है उसमें 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव लाए जाएंगे जो बहुत अहम प्रस्ताव हैं। और इन प्रस्तावों से क्या आगे की भविष्य सरकार दिशा नीति भी तय करेगी। जैसे बुंदेलखंड में औद्योगिक क्षेत्र जो है उसके विकास के लिए जो भूमि खरीदनी है और उसके जो है तो इस भूमि के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा कि भूमि खरीद को आसान किया जाएगा। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में और सौर ऊर्जा नीति में बदलाव के लिए प्रस्ताव आया है और अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है जी। तो वित्तीय वर्ष में जो धान की खरीद है और सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में पारित करने के लिए इस पर भी प्रस्ताव लाया जाएगा। और जो अध्यादेश हैं, अभी तक जो जारी अध्यादेश हैं, उनको लागू करने के लिए जो विधेयक बनाने के लिए उस पर भी प्रस्ताव आएगा। साथ ही जो 5G नीति है, तो 5G सेवा सस्ती करने के लिए केंद्रीय तार्ग और मार्ग एक्ट में सुधार के लिए नियम लागू करने के लिए बात की जाएगी। और नई फार्मा नीति और धान की खरीद को विधिवत सही करने के लिए भी प्रस्ताव लाया जाएगा। कुछ विधायकों की बात पे प्रस्ताव हैं और सीएजी रिपोर्ट को सदन में रखने के लिए भी प्रस्ताव लाया जा रहा है। साथ ही जो है रक्त संबंधियों के जो संपत्ति ट्रांसफर होगी तो उसमें 5,000 रुपए तक की स्टैंप ड्यूटी में छूट देने के लिए भी प्रपोजल कैबिनेट में लाया जा सकता है। जी बिल्कुल। टीएन, ये भी जानना चाहेंगे इस बैठक में कौन कौन मौजूद रहेगा और किस वक्त तक बैठक शुरू होनी है? देखिए, बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ साहब, दोनों डिप्टी सीएम और सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स रहेंगे। खुद तो दोनों कैबिनेट में तो बैठक में ज्यादातर जितने कैबिनेट मंत्री सब रहते ही हैं, तो उसमें सबको रहने जो लखनऊ में नहीं होगा वही गैर मौजूदगी होगी। बाकी सारे मिनिस्टर्स रहेंगे और दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे और सीएम तो खुद उसकी अध्यक्षता करेंगे। जी जागृति। जी बिल्कुल टीएन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जो आपसे कुछ ही देर में यूपी कैबिनेट की अहम बैठक शुरू होनी है, जहां कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि लोक भवन में लगभग 11:30 बजे बैठक शुरू होगी, जहां तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। और वो करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर, तो लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी, अखिलेश यादव ने बुलाई अहम बैठक। पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को शामिल होने के निर्देश भी दिए गए हैं। पार्टी को मजबूत करने पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। साथ ही कई मुद्दों पर तय होगा पार्टी का स्टैंड। यूसीसी और ज्ञान वापी समेत कई मुद्दे आज की इस बैठक में शामिल किए गए हैं, जिन पर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां पार्टी के सभी प्रवक्ता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पार्टी को मजबूत करने पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ कई मुद्दों पर पार्टी अपना स्टैंड भी तय करेगी। खासतौर पर यूसीसी और ज्ञान वापी समेत मुद्दे इसमें शामिल किए गए हैं, जिन पर आज चर्चा की जा रही है, जिस पर आज पार्टी अपना स्टैंड तय करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, लखनऊ से जो अखिलेश यादव ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अखिलेश यादव ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी, क्या कुछ खास रहने वाला है?
देखिए आज जो मीटिंग बुलाई गई अखिलेश यादव की तरफ से सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे जो मीडिया पैनलिस्ट हैं, जो प्रवक्ता हैं, उनको बुलाया गया है और उनसे कहा गया है जाएगा कि किस तरह से किन मुद्दों पे बात रखनी है, पार्टी का जो डिसीजन है उसको कैसे रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी नेता जो प्रवक्ता नहीं है वो ऐसे डिबेट्स में हिस्सा ना ले जो जरूरी नहीं है। खासकर ज्ञान व्यापी के मामले में जिस तरह से देखा गया कि समाजवादी पार्टी का रुख साफ था कि उनके प्रवक्ता और पैनलिस्टों से कहा गया था कि वो सभी लोगों से दूरी बना के रखें, यानी कि जहां पर धार्मिक मुद्दे हों या जो इस तरह के मुद्दे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी अनकंफर्टेबल जोन में जाती है, वहां पर उनसे कहा जाएगा कि वो दूर रहें। इसके अलावा जो टॉपिक है उसको कैसे रखना है, किन मुद्दों को रखना है, क्या इतिहास है उसका, उसको एक लेकर व्हाट्सएप ग्रुप पे इस तरह की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सभी पैनलिस्ट उसी के इर्द गिर्द अपनी बात रखेंगे। जाहिर तौर पर जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में टीवी चैनल्स पे किस तरह की डिबेट्स हो रही है, अखबारों में क्या बयान जा रहा है, इसको लेकर भी सतर्कता बढ़ती जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से देखा गया कि कई बार जो नेता हैं उनके वो भी डिबेट्स का हिस्सा हो जाते हैं, उसको लेकर भी आज एक बातचीत होगी कि किसको बैठना है, किसको नहीं बैठना है, कौन अपनी बात रख सकता है। इसको लेकर फिलहाल आज मीडिया पैनलिस्ट के साथ वो बैठक करेंगे। इसके अलावा जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो भी आज पहुंचेंगे, क्योंकि लंबे समय बाद आज अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय पर मौजूद रहेंगे। उनके साथ कई बड़े नेता हैं जो आज उनसे मिलने पहुंचेंगे और पार्टी कार्यालय पर आज रौनक भी दिख रही है। यानी कि जो अखिलेश यादव के जिस तरह से दौरे रहे और अभी वो उसके पहले बेंगलोर भी पहुंचे थे और अभी आने वाले समय में एक और मीटिंग मुंबई महाराष्ट्र में होनी है, जहां पर बताया जा रहा है 3 अगस्त तक ये विपक्ष की दलों की एक बैठक होनी है, वहां पर भी अखिलेश यादव हिस्सा लेने पहुंचेंगे। यानी कि उनके पास समय कम है, इधर 2-3 दिन के अंदर ही वो लगातार अपने नेताओं के साथ बैठकर रणनीति बनाएंगे। और जिस तरह से उन्होंने पहले भी कहा कि बूथ स्तर को पर समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है, बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है कि वो बूथ स्तर पर समाजवादी पार्टी को मजबूत करें और 10 ऐसे कार्यकर्ता बनाएं जो बूथ पर अपनी मजबूती करें और लोगों से मिलें। जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा सकता है उन मुद्दों को जनता के बीच में ले जाएं, छोटी छोटी टोलियां बनाकर लोगों से बातचीत करें। यानी कि जो माइक्रो पॉलिटिक्स है उस पर समाजवादी पार्टी काम करती नजर आ रही है। अब देखना है कामयाबी किस तरह से मिलेगी और 2024 में आखिर जीत किसके हाथ लगती है। जी बिल्कुल, तौकीर जिस तरीके से बताया कि महत्वपूर्ण बैठक होनी है जिसमें पार्टी के तमाम प्रवक्ता जो हैं वो भी शामिल होंगे, क्या कुछ स्पष्ट हो पाया है, कौन कौन इस बैठक में खासतौर पर मौजूद रहने वाला है और किस वक्त बैठक शुरू होगी? देखिए, जो नेशनल चैनल हैं उसमें चेहरे अलग हैं और जो रीजनल चैनल्स हैं उस पर अलग चेहरे बैठते हैं। तो जाहिर तौर पर इन्हीं चेहरों को बताया जाएगा कि किस तरह से आपको अपनी बात रखनी है, किन मुद्दों से दूरी बना के रखनी है। समाजवादी पार्टी जो धार्मिक मुद्दे हैं उनसे फिलहाल दूरी बनाकर रखी हुई है, लेकिन उस पर भी कई नेता अपनी बात रखते नजर आते हैं अलग अलग चैनल्स पर। तो जाहिर तौर पर इसके लिए आज हिदायत दी जाएगी कि सब लोग उससे दूरी बनाकर रखें और जो पार्टी का जो भी डिसीजन हो उसी के मुद्दे पर सब लोग अपनी बात रखें। यानी कि आज के बाद अखिलेश यादव का जो रुख है वो एकदम साफ हो जाएगा कि टीवी पर आखिर कौन से वो चेहरे होंगे जो नजर आएंगे और किसको मौका दिया जाएगा। और इसके अलावा जो पार्टी की गाइडलाइन है उसको ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे अमूमन देखा जाता है कि जिस तरह का मुद्दा होता है उसको लेकर पार्टी अपना वो रखती है, डिसीजन रखती है कि आखिर उस मुद्दे पर क्या करना है। अगर उनको बोलना है तो किन मुद्दों पर बोलना है, किन पॉइंट से बोलना है। तो जाहिर तौर पर आज इसी बात की हिदायत दी जाएगी और ट्रेनिंग भी एक तरीके से दी जाएगी कि आखिर अपने मुद्दों को या अपनी बात को कैसे रखना है। अब देखना है कि इसके बाद क्या फर्क आता है समाजवादी पार्टी में, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि पार्टी कार्यालय के अंदर भी एक दफ्तर ऐसा बनाने की कोशिश है कि जहां पर एक मीडिया पैनलिस्ट को बैठा के वहां पर किसी भी मुद्दे पर वो मीडिया कर्मी अगर आते हैं तो अपनी बात रख सकें। तो इस तरह को लेकर भी चर्चा होनी है। आज अखिलेश यादव आज लंबे समय बाद आज पार्टी कार्यालय पर मौजूद है, भीड़ भी काफी नजर आ रही है आज। जी बिल्कुल तौकीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे अखिलेश यादव ने आज अहम बैठक बुलाई है जहां पर कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, साथ ही साथ तमाम प्रवक्ता भी इसमें मौजूद रहेंगे। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी, सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। ये बड़ी खबर आपको बता रही जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास पर जनता दरबार लगाया है, जहां पर दूर दूर से आए फरियादियों की वो समस्याएं सुन रहे हैं और साथ ही साथ सीएम योगी ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए ताकि मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण भी किया जा सके। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही जहां सीएम योगी आदित्यनाथ सरकारी आवास में जनता दरबार लगाकर फरियादियों की समस्याएं सुन रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि दूर दूर से आए लोगों की समस्याएं इस दौरान उन्होंने सुनी और साथ ही साथ मौके पर अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के निर्देश भी दिए।
वहीं यूपी के प्रयागराज में मारे गए माफिया अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। विजय मिश्रा लखनऊ में अशरफ की बीवी जैनब के साथ होटल हयात में अतीक की बेनामी संपत्ति की डील कर रहा था। इसकी कीमत 12 करोड़ रुपए है। इसी जमीन का सौदा करने के लिए वो लखनऊ पहुंचा था। यहाँ एक नेता से उसकी मुलाकात के बाद डील होनी थी। विजय मिश्रा को इस डील में एडवांस में 7 करोड़ रुपए मिलने थे और इस बेनामी संपत्ति से जुड़े कागजात पुलिस के हाथ लगे हैं। कहा जा रहा है कि इस डील से मिलने वाले 12 करोड़ रुपए जैनब और साइस्ता तक पहुंचाने थे। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ गए। सैयद, अब जिस तरीके से विजय मिश्रा को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है, वो एक बेनाम संपत्ति की डील कर रहे थे, जिसको लेकर के अब पुलिस ने भी जो है कागजात बरामद कर लिए हैं। क्या कुछ फिलहाल अपडेट मिल रही है और क्या साइस्ता और जैनब का कोई सुराग मिल पाया है? जी, बता दें जागृति कि जिस तरह से विजय मिश्रा को हयात होटल के बाहर से डूमनगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अतीक अहमद की जो बेनामी संपत्ति थी वो एक गरीब व्यक्ति के नाम पे थी, जो कि गौसपुर कटौला के सदर प्रयागराज में है और जिसकी कीमत 12 करोड़ 42 लाख रुपए 69,100 रुपए अनुमानित की गई है, जिसको राजस्व विभाग ने चिन्हित कर लिया है और जल्द ही उस पर जो है कुर्की की कार्रवाई भी पुलिस करेगी। साथ ही विजय मिश्रा इस जमीन को बेचता और कहा जा रहा है कि जैनब से भी इसकी मुलाकात थी और बेनामी संपत्ति को बेचने के लिए पहुंचे थे, मगर पुलिस ने मौके पहुंचकर को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ विजय मिश्रा की गिरफ्तारी से अधिवक्ताओं में रोष है। कल अधिवक्ताओं ने कचहरी में हड़ताल की थी और चक्का जाम किया था, तो आज हाईकोर्ट में भी इसी को लेकर अधिवक्ताओं में रोष है और आज जो है कार का बहिष्कार किया गया और आज की हड़ताल हाईकोर्ट में रहेगी इसी मामले पर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर के अब अधिवक्ताओं ने भी जो है हड़ताल शुरू कर दी, लेकिन विजय मिश्रा के खिलाफ तो सबूत भी मिले हैं, उसके बावजूद ये हड़ताल क्यों? जी, बता दें कि उनका कहना है कि पुलिस कहीं ना कहीं जो भी अधिवक्ता है, अगर वो किसी उसका ये प्रोफेशन है कि वो क्रिमिनल का भी केस लड़ेगा, इसके सामने जो भी आता उसका केस लड़ेगा, मगर विजय मिश्रा की जांच किए बिना पूरी तरह से और इस तरह से उसको जेल भेज देना और इस चीज को लेकर अधिवक्ताओं में रोष है। वहीं पुलिस का कहना है कि जो खान दौलत हनीफ थे अतीक के अधिवक्ता, उन्होंने विजय मिश्रा के बारे में बयान दिया था कि जब वो उमेश पाल रिपोर्ट से निकले थे तो शूटरों को विजय मिश्रा ने जानकारी दी थी। साथ ही विजय मिश्रा पर एक प्लाई व्यापारी जो था उसने रंगदारी का मामला दर्ज कराया था, तो जिस पर विजय मिश्रा ने खंडन किया था बाइट देके, तो उसके वहां पर सामान विजय मिश्रा के घर पे आ रहा था और मजाक में वो बात हो रही थी और पुलिस ने उस पर दबाव बनवाकर इस तरह की विजय मिश्रा पर FIR कराई, जो कि जनता टीवी पर बात करते हुए विजय मिश्रा ने खुद बताया था ये सारी चीजें। मगर कहीं ना कहीं अब अधिवक्ताओं में इस सारी चीजों को लेकर रोष है, मगर अब पुलिस ने भी रिमांड पर विजय मिश्रा को लेने की तैयारी कर ली है, क्योंकि कहीं ना कहीं विजय मिश्रा को पुलिस को लगता है कि विजय मिश्रा जैनब और साइस्ता परवीन के लगातार संपर्क में था और ये पैसे वो वहां पहुंचाना था और इसी को लेकर अब जल्दी विजय मिश्रा को पुलिस रिमांड पर कस्टडी रिमांड में लेगी और साथ ही उसके लिए अर्जी भी कोर्ट में देगी। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से अब ये सबूत तमाम उनके खिलाफ मिलते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में अब ये उम्मीद भी लगाई जा सकती है कि जल्द ही जल्द जैनब और साइस्ता तक भी पुलिस पहुंच सकती है, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इस पूरी प्रॉपर्टी बेनामी संपत्ति की डील में भी जैनब के साथ वो मिलकर डील कर रहे थे। जी, बता दें जिस तरह से ये बात आप कह रही हैं, हाँ, ये चीज हो सकती है अगर साइस्ता परवीन और जैनब जिस तरह से अटकलें और सूत्रों की माने, तो ये चर्चा है कि विजय मिश्रा लगातार संपर्क में थे। अगर ये संपर्क में लगातार थे और पुलिस इनको रिमांड में लेती तो इस चीज का भी खुलासा हो सकता है कि साइस्ता और जैनब आखिर हैं कहाँ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी, यूपी में 4 IPS अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। बड़ी खबर वही आपको बता दें कि विनीत जायसवाल का चंदौली तबादला निरस्त किया गया है। चंदौली के SP बनाए गए थे विनीत जायसवाल। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां डॉक्टर मीनाक्षी कार्तियायन SP भदोई बनाई गई, अनिल कुमार द्वितीय SP चंदौली बनाए गए। तो साथ ही आपको बता दें कि यूपी में 4 IPS अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। डॉक्टर के एजिलरन JCP बनाए गए, वही विनीत
जायसवाल का चंदौली तबादला निरस्त किया गया है। चंदौली के एसपी बनाए गए थे विनीत जायसवाल। तो अनिल कुमार द्वितीय एसपी चंदौली बनाए गए हैं। तो ये बड़ा फेरबदल एक बार फिर से देखने को मिला है। यूपी में 4 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं, जहां आपको बता दें कि विनीत जायसवाल का चंदौली तबादला निरस्त किया गया है। तो साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दी कि चंदौली के एसपी बनाए गए थे विनीत जायसवाल। अब डॉक्टर मीनाक्षी कातियान को एसपी भदोही बनाया गया और साथ ही अनिल कुमार को द्वितीय एसपी चंदौली बनाया गया है। तो यूपी में 4 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। और वो करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। झांसी में किसानों ने तहसील परिसर में दिया धरना। बारिश से बर्बाद हुई फसल पर की मुआवजे की मांग, उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कन्नौज में नाले में मिला किसान का शव, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। फतेहपुर में बेकाबू ट्रक ने ऑल्टो में मारी टक्कर, 2 महिलाएं समेत 5 लोगों की मौत, पुलिस ने शवों का कराया पोस्टमार्टम। पुलिस ने रोका किसानों का मूंगफली भरा ट्रैक्टर, किसानों ने पुलिस की चौकी पर किया हंगामा, राकेश टिकैत ने ट्वीट कर बोला सरकार पर हमला। फिरोजाबाद में प्रॉपर्टी को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, आर्मी जवान जीजा ने अपने भाइयों के साथ मिलकर की साले की हत्या, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद में डेंगू ने दी दस्तक, जिलाधिकारी ने गांव का किया निरीक्षण, लोगों को डेंगू से बचने की दी सलाह। मैनपुरी में एक्सिस बैंक का किया गया उद्घाटन, जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन, ग्राहकों को मिलेगी सुविधा। अलीगढ़ में एएनयू छात्रों का प्रदर्शन, स्थायी कुलपति की मांग कर रही छात्र, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। लखनऊ में बैंक से पैसे निकालकर आ रही महिला से लूट, महिला चोरों को राहगीरों ने दबोचा, इजौटा थाना क्षेत्र के सीतापुर हाईवे का है मामला। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने किया सड़क सुरक्षा पखवाड़े का समापन, गोमती नगर के सीएमएस ऑडिटोरियम में हुआ कार्यक्रम, मंत्री ने सड़क सुरक्षा पर दिए कई अहम सुझाव। लखनऊ में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, मारपीट के दौरान जमकर बरसे लाठी डंडे, महिला सहित आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। फर्रुखाबाद में शौच करने गई महिला की गोली मारकर हत्या, महिला का खेत में मिला शव, परिजनों में मचा कोहरा। मैनपुरी में 16 वर्षीय किशोर के साथ हुई मारपीट, पड़ोसियों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दिया घटना को अंजाम, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। महोबा में चना मटर का समर्थन मूल्य न मिलने से सड़कों पर उतरे किसान, एसडीएम की चौखट पर की दरख्वास्त, 3 सूत्रीय मांगों के लिए उठाई आवाज। फर्रुखाबाद में पूर्व सैनिक चाचा ने भतीजे को उतारा मौत के घाट, भतीजे की गोली मारकर ली जान, पुलिस ने आरोपी चाचा को किया गिरफ्तार। संत कबीर नगर में भाई ने की बहन की पिटाई, बहन की हुई मौत, मौके से हत्यारा भाई फरार। आगरा में 2 पक्षों में जमकर हुआ पथराव, 6 लोग हुए घायल, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली, अस्पताल में कराया भर्ती। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।